बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स and our today's topic is test yourself 10.1 general properties of acids and uses of acids, which is on page number 26 till page number 28 of your textbook. Before going toward that, let's take a quick recap of the three concepts we have studied in the previous lectures. So we have studied three concepts: Arrhenius acid-base concept, Bronsted-Lowry concept, and Lewis concept of acid and bases. तो इस हिसाब से हम यहाँ पर एसिड और बेसिस और उनके प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं. दैट अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, the species or the substance which give hydrogen ion in dissociation in water, कि जब वाटर में डिसॉल्व होगा उसके बाद वाटर में डिसोसिएशन आयनाइजेशन होने के बाद जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगी उस स्पीशी को हम कहेंगे आर्हेनियस एसिड, और बेस के लिए हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करना. और ओवरऑल जब ये आपस में एसिड एंड बेस रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा इट इज सॉल्ट एंड वाटर विच इज द कॉमन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस की वजह से हमने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को जो है वो स्टडी किया, जिसमें ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने सेपरेट अपना काम बताया. और इस हिसाब से ब्रॉन्स्टेड ने कहा द स्पीशी और द सब्सटेंस विच विल डोनेट H पॉजिटिव प्रोटॉन, यानी कि H पॉजिटिव प्रोटॉन जो है वो डोनेट करेगी जो स्पीशी जो सब्सटेंस वो एसिड होगा, और इसी तरीके से जो इसको एक्सेप्ट करेगी वो क्या होगी, बेस होगी. और हमारे पास जो प्रोडक्ट तैयार हुआ था वो था कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस. उसके बाद आया लेविस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में भी जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफर की बेस पे ये थ्योरी थी, लेकिन इसमें स्टिल कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो जिसपे हमने लेविस कॉन्सेप्ट को स्टडी किया विच वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. तो एसिड एक ऐसी स्पीशी थी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. अब देखें कि पहले दोनों में एसिड था वो डोनेटर था, ऊपर भी देखें तो डोनर था. एसिड इन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट भी हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा था, रिमूव कर रहा था अपने अंदर से. दूसरी तरह से ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में भी ऐसा ही था, लेकिन लेविस कॉन्सेप्ट में इट इज एक्टिंग एज एन एक्सेप्टर, जबकि बेस में हम लोगों ने ऊपर तक जो है वो उसको एज एन एक्सेप्टर पढ़ा है और यहाँ वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है. और जो प्रोडक्ट तैयार हुआ था उसे हमने कहा था एडक्ट. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है विच इज डू यू नो, जिसमें दो क्वेश्चंस हैं. एक है ब्रॉन्स्टेड बेस आर आल्सो ल्यूविस बेसिस, और दूसरा है ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट ल्यूविस एसिड्स. कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर करके उन्होंने इस पॉइंट को डिस्कस किया है. इसमें से एक मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट असेसमेंट में दिया था, तो अपने आंसर को चेक कीजिएगा कि आप कॉन्सेप्ट के लिहाज से किस कदर क्लियर हैं. तो इस हिसाब से पहले अगर हम डेफिनेशन देखें ब्रॉन्स्टेड बेस की, तो ब्रॉन्स्टेड बेस की डेफिनेशन ये थी कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो सब्सटेंस जो एक प्रोटॉन को H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगी उसे हम क्या कहेंगे, इट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस. जबकि अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगी. तो अगर कोई ऐसी स्पीशी ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है उसके पास ये पावर होती है कि वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सके. अब चूंकि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकती है तो इसका मतलब वो ब्रॉन्स्टेड बेस की डेफिनेशन को भी पूरा कर रही है. तो इस तरह से जितनी भी ल्यूविस बेसिस हैं वो सारी के सारी ब्रॉन्स्टेड बेसिस की डेफिनेशन को भी पूरा कर रही हैं. जबकि अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड्स हमारे पास ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से दोज विच गिव अ प्रोटॉन, लेकिन अब कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकें, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकें. तो इस तरह से जो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं उनकी डेफिनेशन लुईस एसिड्स के साथ जो है वो मिल बैठ नहीं रही. तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं, यहाँ दो पॉइंट्स हम बता रहे हैं कि ब्रॉन्स्टेड एसिड्स जो है वो ल्यूविस एसिड्स नहीं है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड बेसिस जो है दे आर आल्सो ल्यूविस बेसिस. So let's go to what test yourself. First question is what is the difference between Arrhenius base and Bronsted-Lowry base? तो बेटा इनकी डेफिनेशन इनके कॉन्सेप्ट्स में मौजूद है, वहां इसको आप मार्क करेंगे. उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट. तो इसका आंसर बेटे आप अपनी कॉपीज पे राइट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन और बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं इन एन एक्वस मीडियम. तो उसके बाद आपस में मिलने पर हमारे पास एक जो है वो सॉल्ट एंड वाटर का प्रोडक्ट तैयार होता है.
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशीज। ये बेटे आपके ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में इसका आंसर मौजूद है और वहां पर भी मैंने आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन बताया था कि इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप वहां मार्क करेंगे और इसके साथ ये दोनों इक्वेशंस भी मेंशन करेंगे। Question number 4 is how can you justify that ammonia is Bronsted-Lowry base but not Arrhenius base? कि अमोनिया Bronsted-Lowry base को जो है वो स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रही है लेकिन Arrhenius base के स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर रही। तो हम डेफिनेशन के साथ ही कंपेयर करेंगे। अकॉर्डिंग टू Bronsted-Lowry base जो है वो स्पीशीज जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके। अब चूंकि अमोनिया के पास एक ये पावर मौजूद है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, तो ये इस जो है पॉइंट को फॉलो कर रही है। जबकि अगर हम देखें आर्हीनियस बेस के हिसाब से, तो उसके लिए बेस के पास हाइड्रोक्साइड आयन होना जरूरी है। अब चूंकि अमोनिया के पास तो हाइड्रोक्साइड आयन है ही नहीं और ना ही वो आयनाइजेशन पे हाइड्रोक्साइड आयन देती है, तो इसलिए आर्हीनियस बेस के तौर पर अमोनिया एक्ट नहीं कर सकती। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। तो ये लेविस कॉन्सेप्ट में ही मौजूद है। एडक्ट की डेफिनेशन के बिल्कुल ही बाद लिखा हुआ है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन और एक्सेप्टेंस है जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाकर एक एडक्ट तैयार करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ल्यूविस एसिड्स। तो बेटे ल्यूविस एसिड्स आपकी कैरेक्टरिस्टिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक आप इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 के वाई BF3 बिहेव एज ल्यूविस एसिड। तो BF3 ल्यूविस एसिड के तौर पर इसलिए एक्ट कर रहा है क्योंकि जो इसका सेंट्रल एटम बोरॉन है इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसको अभी भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। द लास्ट क्वेश्चन इज के अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट जो वाटर था वो एक एम्फोटेरिक स्पीशी थी। अब अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट वाटर क्या होगी? क्योंकि वाटर के पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद हैं, तो इसलिए वाटर अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट एक बेस है। तो हमारे मेजर टॉपिक की तरफ चलते हैं विच इज द जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जिसमें हम एसिड्स के डिफरेंट रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहला रिएक्शन है द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जनरल रिएक्शन को अगर आप याद रखेंगे तो आप बड़ी आसानी से किसी भी रिएक्शन को चेक कर सकेंगे कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनना है। तो जब कभी भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको एक मिलेगी सॉल्ट, साथ में मिलेगी हाइड्रोजन गैस। जैसे कि हम लोग एक कॉमन जो है वो एग्जांपल यूज करते हैं, वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्टिंग विद जिंक मेटल। रिएक्शन हुआ, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, हमारे पास प्रोडक्ट बना जिंक सल्फेट द सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस H2 विल बी रिलीज्ड आउट। इसी तरीके से हमारे पास है कॉपर रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर रिएक्टिंग विद HCl, कोई भी एसिड आप यूज कर सकते हैं। तो ऑन रिएक्शन आपके पास ये कॉपर ने H2 को रिप्लेस किया, हमारे पास बना कॉपर सल्फेट विद हाइड्रोजन गैस बीइंग रिलीज्ड। नीचे अगर हम देखें तो चूंकि कॉपर जो है इसकी वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी होती है और लेकिन इन रिएक्शन विद क्लोरीन यहाँ पर ये 2 की वैलेंसी शो करता है कॉपर, तो इसको 2 क्लोरीन चाहिए अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए और हाइड्रोजन गैस चूंकि रिलीज होनी है तो बैलेंस करते हैं हम इसे और हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कॉपर क्लोराइड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मेटल्स के साथ एसिड का जब कभी भी रिएक्शन होगा वी विल गेट अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। अंडरलाइन दिस फॉर योर एमसीक्यूज। हियर इट इज के सॉल्ट्स के साथ साथ एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस भी होगी। यहाँ पे एक अदर एग्जांपल एल्यूमिनियम की दी गई है। एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 का मेंबर है जिसके पास 3 वैलेंसी होती है, यानी कि 3 एटम्स के साथ रिएक्ट करता है। तो एल्यूमिनियम को अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 क्लोरीन्स चाहिए HCl में से, तो हम इसको बैलेंस आउट करने के बाद हम बनाएंगे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आप चाहे जो पीछे मैंने रिएक्शन मेंशन किया उनमें से भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन बुक को फॉलो करना जरा ज्यादा बेहतर है। हम देख सकते हैं कि एसिड्स उन्होंने कहा है कि दे रिएक्ट विद मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। बहुत सारे मेटल्स के साथ एसिड्स रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो डाइल्यूट एसिड्स हैं HCl एंड H2SO4 इन देयर डाइल्यूट फॉर्म दे रिएक्ट मॉडरेटली विद रिएक्टिव मेटल्स, क्योंकि डाइल्यूट होने पर उसमें वाटर की क्वांटिटी जो है वो मौजूद होती है अंदर, जो कि इसकी रिएक्शन कैपेबिलिटी को जरा स्लो डाउन कर देती है। उसके बाद है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो इसका जनरल रिएक्शन हमारा क्या है? एसिड्स रिएक्टिंग विद कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स है तो एक चीज इसमें जरूर बनेगी विच इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड आउट, इसमें साथ वाटर बनेगा और एक हमारी सॉल्ट तैयार होगी। बाइकार्बोनेट्स के लिए भी सेम यही जनरल रिएक्शन है, एसिड रिएक्टिंग विद बाइकार्बोनेट्स विल गिव वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट। तो अब हम यहाँ पर एक एसिड लिख लेते हैं, वी हैव H2SO4 रिएक्टिंग विद कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट। तो रिएक्शन होगा तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि इसमें क्या बनना चाहिए, वाटर, हम वाटर बना लेते हैं। साथ में उन्होंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, जनरल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने लिख ली कार्बन डाइऑक्साइड। अब रह गई है सिर्फ सॉल्ट, तो वो चेक कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इस CO3 कार्बोनेट में से निकली, H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन जो कार्बोनेट में मौजूद था वो मिलके बन गया वाटर, बाकी रह गया CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। तो ये हमारी सॉल्ट, हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। इसी तरीके से अगर हम बाइकार्बोनेट्स की बात करें तो बाइकार्बोनेट्स है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड। ऑन रिएक्शन वी विल हैव वाटर, वी विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज यूजुअल। अब प्रोडक्ट हमने जो हमारे सॉल्ट है, असल इश्यू वहां आएगा। तो सॉल्ट क्या बनेगी, तो हमारे पास बन गई यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा है तो हम इसको बैलेंस करते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगी 2 टाइम्स हाइड्रोजन वाटर। तो सोडियम चूंकि सिंगल पॉजिटिव मेटल आइन है और H2SO4 में जो सल्फेट है वो डाई नेगेटिव आइन है, तो इसको आपस में मिलने के लिए 2 टाइम्स सोडियम चाहिए। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Na2SO4। तो इस हिसाब से हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बने, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। Here we have this reaction। तो यहाँ पर भी एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इसमें जरूर होगी, एमसीक्यूज में अक्सर पूछ लिया जाता है। थर्ड रिएक्शन है द रिएक्शन विद बेसिस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है आपका, और इसमें जो है वो बेसिस जैसे कि मेटल्स के ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर, और ये क्या है, बेसिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। उसके बाद है एसिड विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। सल्फाइड्स SO3 को हम कहते हैं, इसी तरीके से SO4 को हम सल्फेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सल्फाइड यूज करे हैं यानी SO3 और बाइसल्फाइड HSO3, इसके साथ कोई ना कोई मेटल अटैच्ड होगा तो रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ। तो जैसे पीछे हमने कार्बोनेट्स में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना था, इसमें चूंकि सल्फाइड्स हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर जरूर बनेगा। बाकी चीजें हम लोग सॉल्ट जो तैयार करनी है वो हम अपनी इक्वेशन के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ देखें सोडियम बाइकार्बोनेट की एग्जाम्पल को चेक कीजिए, सोडियम बाइसल्फेट की बाइसल्फाइड की सोडियम बाइसल्फाइड की एग्जांपल को हम चेक करते हैं तो हमारे पास है HCl। तो रिएक्शन में अभी हमने कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जरूर बनेगी, साथ वाटर बनेगा, और वाटर बनने के बाद अब ये H जो है वो वाटर की शक्ल में निकल गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है की फॉर्म में निकल गई, बाकी रह गया NaCl द सॉल्ट। लास्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन विद सल्फाइड S। तो हमारे पास है आयरन सल्फाइड FeS। तो इसमें हम लोग इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे विद H2SO4, फेरिक सल्फाइड है, तो इसमें रिएक्शन होगा तो हमारे पास है H2SO4, चूंकि आयरन की वैलेंसी यहाँ +2 है तो ऑन रिएक्शन ये और ये सल्फर बनाएंगे हमारे पास FeSO4 और साथ में बनेगी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। वेरी पंजेंट ऑर्डर है इसका। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इस रिएक्शन में रिलीज होगी। एमसीक्यूज में आपसे डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में पूछा जा सकता है कि अगर एसिड का फलां के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में क्या चीज बनेगी। तो सॉल्ट जो है वो आपने देखा कि एंड तक जितने भी हमने रिएक्शन पढ़े सॉल्ट सब पे जरूर बनी है, तो इसका मतलब है आपका आंसर सॉल्ट नहीं हो सकता। उसमें से बाकी की चीजें जैसे कि कोई ना कोई गैस का पूछेंगे आपसे, क्योंकि वाटर भी हमने देखा है हमारे जितने रिएक्शन है उसमें सब में बन रहा है सिवाय लास्ट वन के, तो हम लोग उसमें ज्यादातर हमारा फोकस होगा कि रिलीज क्या चीज हो रही है। जैसे कि सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, फर्स्ट वन में हाइड्रोजन थी और ये लास्ट वाले में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। उसके बाद है हमारे यूजेस ऑफ एसिड्स, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस हैं फर्टिलाइजर्स बनाने में, जैसे कि अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, हम लोग ये जो है वो हमारे खेतों में ये इस्तेमाल करते हैं अच्छी प्लांट्स की और हमारे जो क्रॉप है उसकी अच्छी यील्ड के लिए, और इसके अलावा एक्सप्लोजिव्स में, पेंट्स, डायर्स एंड ड्रग्स में, और एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज।
उसके बाद है नाइट्रिक एसिड। तो ये नाइट्रिक एसिड भी चूंकि जो है वो हम अमोनियम नाइट्रेट यानी एक फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक्सप्लोजिव पेंट्स एंड ड्रग्स। स्पेसिफिक चीज जो इसको हम लोग यूज करते हैं इट इज एचिंग डिजाइन ऑन कॉपर प्लेट। कॉपर की प्लेट के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन डिजाइन को बनाने के लिए हम नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। इसी से रिलेटेड थोड़ी सी फर्दर इंफॉर्मेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद है uses of hydrochloric acid which is used for cleaning metals, tanning and in printing industries. metals को क्लीन करने के लिए tanning चमड़ा रगड़ने का काम, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग पहले चमड़े को उसके ऊपर से सारे बाल खत्म करके उसको लेदर में चेंज करते हैं। ह्यूमन जो एनिमल्स की स्किन है उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए, फर्दर बैग्स वगैरह, जूते वगैरह बनाने के लिए, तो इस प्रोसेस में HCl इस्तेमाल होता है इन टैनिंग और साथ में प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में। उसके बाद बेंजोइक एसिड इट इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। फूड को ज्यादा देर तक जो है वो प्रिजर्व करने के लिए ताकि उसको काफी अरसे बाद भी यूज किया जा सके, तो इसके लिए हम बेंजोइक एसिड यूज करते हैं। एसिटिक एसिड, सिरका, विनेगर हम घरों में बड़े कॉमन यूज करते हैं फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। घरों में अचार यूज करते हैं, सिरके का अचार, तो बिल्कुल ऐसे ही तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। इसके अलावा स्टिंग ऑफ वैक्स, कि अगर कोई भीड़ काट गया है तो उसके लिए भी हम इसको जो है वो क्योर के तौर पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टिंग ऑफ वैक्स बेसिक इन नेचर है और एसिटिक एसिड एसिड है तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और स्वेलिंग नहीं होगी। उसके बाद बेटे आपके लिए आपकी असेसमेंट, हाउ डज एसिड्स रिएक्ट विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स एंड गिव यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।